वेलोसिटी कंप्लीट हो गई थी, स्पीड तो पहले हो गई, ठीक है। सो फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब, वेरी गुड, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। राइट डाउन। एक्सेलरेशन is defined as change in velocity per unit time. Acceleration is defined as change in velocity per unit time, denoted by A. Acceleration A given by A equals to, क्या होगा? A equals to चेंज इन वेलोसिटी बोला है, इसका मतलब क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। राइट डाउन। डिनोटेड बाय a गिवन बाय a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t। SI यूनिट फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन L1 t minus 2 and acceleration is a scalar or vector? Vector quantity. Write down. Acceleration is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. ठीक है, मग या ॲक्सेलरेशन आपण असंही लिहू शकतो, चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम सारखं चेंज इन स्पीड पर युनिट टाइम। राइट डाउन। अरे चेंज इन स्पीड डिस्प्लेसमेंट राहतं का? हो, व्हेरी गुड। मी तुम्हाला आता लिहून कट करायला सांगणार होतो, बट शुभंकरने करेक्ट आंसर सांगितलं। ठीक है, मतलब चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, इसको अपन एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। कळालं ना? स्पीड का और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं है। एक्सेलरेशन आएगा मतलब कौन आएगा? सिर्फ वेलोसिटी। कळालं ना? वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, गुड। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन direction of acceleration will be same as that of velocity. Direction of acceleration will be same as that of velocity if velocity is increasing. If velocity is increasing. And direction of acceleration will be opposite. Direction of acceleration will be opposite as that of velocity. As that of velocity if velocity is decreasing. म्हणजे कसं असतं बघा, फॉर एग्जांपल एक बाइक है, एक गाड़ी है, उसको हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मतलब इंस्टेंटली वहाँ पे गाड़ी क्या होती है? रेस्ट में होती है। अगर हमने उसको स्टार्ट किया, उसके बाद क्या करना पड़ता है? गियर डाल दिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेट करना पड़ता है। हम एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या करते हैं? हाँ, है ना, असं करतो। सांगायला चालेल का? एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या करते हैं? हम स्पीड बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते? वेलोसिटी बढ़ाते। कळालं ना? तो होता क्या है, जब बाइक हमने स्टार्ट कर दी, हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब हमको क्या करना है? उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड को इंक्रीज करना है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या करता है? आगे से बाइक को खींचता है।
कळालं ना, और वो आगे से खींचता है, इसलिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट होती है एंड वेलोसिटी बढ़ती जाती है. ठीक आहे. जर आपण कंटिन्यूस ॲक्सेलरेट करतच राहिलो तर काय होतं, स्पीड वेलोसिटी इन्क्रीजेस होत जाते. कधीपर्यंत, जोपर्यंत आपण एक्सेलरेट करायचं बंद करत नाही तोपर्यंत. कळालं. लेकिन उसके अगेंस्ट जब गाड़ी स्पीड में चल रही है एंड हमें उसको रोकना है तो क्या करना पड़ता है, ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, स्पीड कम होती है. बराबर. तो स्पीड या फिर वेलोसिटी कम कैसे होती है कि जो एक्सेलरेशन पहले फॉरवर्ड आगे एक्ट होके वेलोसिटी को खींच रहा था, अब वो 180 डिग्री से अपोजिट जाता है एंड पीछे से वेलोसिटी को या फिर स्पीड को खींचता है. तेच आपण लिहिलं आहे. ठीक आहे. अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. कळालं. ठीक है. नेक्स्ट, if velocity is increasing, if velocity is increasing then it is known as acceleration, then it is known as acceleration. But if velocity is decreasing, but if velocity is decreasing then it is known as retardation. Very good. Then it is known as retardation or deceleration or negative acceleration. कळालं. वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो सीधा सीधा एक्सेलरेशन ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अगर कम हो रही है इसका मतलब वो रिटार्डेशन बन जाएगा, इसका मतलब डिसेलरेट हो जाएगा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन था वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से बन जाएगा निगेटिव. क्लियर है. तो कैलकुलेशन करते टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब वो गलत नहीं है. निगेटिव एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी वहाँ पे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में रिटार्डेशन बोला इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे स्पीड है या फिर वेलोसिटी वो कम होगी. वहाँ पे अगर डिसेलरेशन बोला उसका मतलब क्या होगा, कड़ा लो. ठीक है. तो इस तरह से ये बेसिक एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन होती है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. एक्सेलरेशन इज इंड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज इंड्यूस्ड. कब इंड्यूस्ड होगा एक्सेलरेशन, if number 1 magnitude of velocity is changing, acceleration will be induced if magnitude of velocity is changing, or number 2 direction of velocity is changing. And number 3 both magnitude as well as direction is changing. Third, both magnitude as well as direction is changing. मतलब कि क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. ठीक है. तो बेसिकली हमारा ये जो टॉपिक है वो है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, कड़ा ना, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में रहती है. इसका मतलब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. लेकिन जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, वहाँ पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन पढ़नी है. तो सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल के केस में होता क्या है कि जिस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, एंड अगर पॉइंट बदल गया तो टेंजेंट बदल जाता है, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा. ठीक है. ये कब होगा, जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगी तो, एंड अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी. ठीक है. तो ये होता है एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम सिंपल है. देखो जो बातें हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी रिलेटेड डिस्कस किया था वही सारी बातें हमें एक्सेलरेशन में भी रिक्वायर्ड होगा. जैसे देखो टॉपिक शुरू किया था हमने, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डिस्टेंस को. अब डिस्टेंस मतलब क्या था,
एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। मतलब जो भी पाथ दिया जाता है, जो बॉडी कवर कर रही है मोशन परफॉर्म करते टाइम, उस पाथ की टोटल लेंथ हमें वहाँ पे कंसीडर करनी पड़ती थी। एंड ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे कंसीडर करते थे कि बॉडी जो है वो मूव हो सकती है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे ए से लेके बी, बी से लेके सी तक बॉडी ट्रैवल कर रही है। तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और उसके लिए डिस्टेंस दिया है कि ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और ये बन जाता है 5 किलोमीटर। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव नहीं होती है, जैसे कि आपको बोला है कि बॉडी ए से लेके बी तक जा रही है 4 किलोमीटर, देन बी से लेके सी तक जा रही है 3 किलोमीटर, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल एंड उसका हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पण आपल्याला डिस्टन्स पाहिजे असेल तर असं काही करायची गरज आहे का, डायरेक्ट जो भी पाथ लेंथ कवर हो रही है उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है तो उस केस में हमने देखा था कि अगर यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड बॉडी कंप्लीट कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल टू द सरकमफेरेंस मतलब 2πr। अगर बॉडी ये पर्टिकुलर सर्कल पे कोई भी पर्टिकुलर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है जहाँ पे ये एंगल हमें थीटा दिया गया है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे हम, 2r sin θ/2 एप्लीकेबल है फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता था, आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ मतलब हमारा बन जाएगा डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस गिवन बाय होगा r इंटू थीटा, बट कंडीशन क्या होती है, थीटा कैलकुलेट करेंगे कंपलसरी इन रेडियन। रेडियन में मतलब हर बार हमें डेटा डिग्री में दिया जाएगा, हम उसको क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, कड़ा लो, इतने वेरिएशंस थे। एंड उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमें बोला जाता है डिस्टेंस इज एक फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 5t² - 10t + 2, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बदलता जाएगा। जैसे कि आपको अगर बोला है कि t = 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा कैलकुलेट करो, तो क्या करना पड़ेगा, t को 1 बोलना पड़ेगा, 1 ² 1, 5 × 1 5, -10 कितना आ गया, -5 + 2 मतलब -3 आता तो है लेकिन डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, इसलिए हम उसका मॉड लेके उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली +3 बोलते हैं। अगर वही हमने t को 2 पुट किया तो क्या होगा, करो कैलकुलेट, t को 2 पुट किया तो क्या आएगा +2, अगर t को 3 पुट किया तो 17, मतलब टाइम बदलता जा रहा है तो डिस्टेंस बदलता जा रहा है, ठीक है। तो ये बनता है डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इतनी वेरिएशन हमने डिस्टेंस रिलेटेड डिस्कस किए थे। फिर डिस्टेंस के बाद में हम नेक्स्ट क्वांटिटी लेके आ गए थे, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें करना क्या पड़ता है, कंपलसरी बॉडी कौन से पाथ पे मूव हो रही है फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, कौन सी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट में एग्जांपल देख रहे थे कि बॉडी अगर ए से लेके बी, बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है और कंडीशन ये है कि बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रही है, तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही मिलता है। तो अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है तो हमें ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 2 + 3 यानी 5 किलोमीटर। लेकिन अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और बोला कि बॉडी सी से लेके वापस बी पे आ गई, तो हम बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। उस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कितना, ए से बी लेकर बी तक कितना है, 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर, कड़ा लो। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये 2 केसेस है, एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, नहीं तो यू टर्न मार के वापस आएगी बॉडी, ठीक है। तो हमें हर बार क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है उसी को कंसीडर करना है। आपको अगर बोला जाता है कि अगेन बॉडी बी से लेके ए पे आ गई वापस, 0, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव नहीं हो रही है, डिफरेंट पाथ दिए, जैसे कि स्टैंडर्ड केस में आपको बोला है कि ए से लेके बी तक बॉडी जा रही है 4 किलोमीटर, बी से लेके बॉडी सी पे जा रही है 3 किलोमीटर,
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट करेंगे विद स्ट्रेट लाइन। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे। कैसे? हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 का रूट मतलब, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर। वहीं पे बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है और उसमें बोला है कि बॉडी 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच राउंड बॉडी जहां से निकली थी वहीं पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो 1 राउंड हो गया तो भी 0, 10 राउंड हो गए, 100 राउंड झाले, 1000 राउंड झाले, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है और इसके बिटवीन एंगल हमें दिया है थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से। एंड यहाँ पे फिर हमने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज 2r sin of theta by 2। डिस्प्लेसमेंट along circular path is given by 2r sin theta by 2। एंड इससे रिलेटेड और एक वेरिएशन देखा था कि अगर हमें बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, तो इसका मतलब ये होगा जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बदलता जाएगा। जैसे t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 2, अगर t इक्वल टू 2 लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 4, अगर 3 लेंगे तो 8, अगर 4 लेंगे तो 14। कळते कसं करतोय आपण? या टीला 1 2 3 म्हणत चालायचं, ठीक आहे। टी इक्वल टू 5 लेंगे तो 22 है कि नहीं, 6 लेंगे तो 32, 7 लेंगे तो 44, 8 लेंगे तो 58, करते हैं ना, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इतने वेरिएशन हमने डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड देखे, ठीक है। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर दिए थे, दैट वाज स्पीड एंड वेलोसिटी। त्यातला आपला मागचा अख्खा आठवडा गेला, बरोबर। स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय v, गिवन बाय v इक्वल टू s अपॉन t। ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस होंगे L1 t-1। एंड स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उतने, मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से अगर हमें बोला जाता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रही है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है एज 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, और बोला है कि ये कवर करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं एंड ये कवर करने के लिए 1 घंटा लग रहा है। तो उस केस में हमें अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस लेंगे 2 + 3 अपॉन कितना टाइम लगा था, टाइम तो हर बार टोटल ही लेना पड़ेगा, फिर स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम जो है वो कंप्लीट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5/3 मतलब कितना आएगा? 1.66 किलोमीटर पर आवर, ये बन गई स्पीड। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो आता याच्यामध्ये अजून सांगितलं की बॉडी सी से लेके वापस बी पे आ रही है, आते टाइम 2 घंटे लग गए, तो अब डिस्टेंस कितना बनेगा? ए टू बी, मतलब डिस्टेंस टोटली लेना पड़ेगा। 2 + 3 5 किलोमीटर, वापस आ गई 3 किलोमीटर, 5 + 3, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 8 किलोमीटर। अभी टाइम कितना लगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना हो गया? 5, तो कितना आ गया? 8/5 मतलब ये 1.66 था, ये एग्जैक्ट 1.6 किलोमीटर पर आवर। कळालं ना? मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाते टाइम बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर ली, फर्क नहीं पड़ेगा, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो पूरा लेना पड़ेगा एंड पूरे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल नहीं कर रही है, यानी कि इस तरह से ट्रायंगुलर पाथ पे जा रही है, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, और हमें यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस से फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी जाती कहाँ से है? ए से लेके बी, बी से लेके सी, तो ये पूरा कवर करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बना? 7 किलोमीटर। यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा टाइम दिया है, तो टाइम कितना बनेगा? 2, यानी ये बनेगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई ये? स्पीड। वही केस में अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है, 1 राउंड कंप्लीट करती है, तो डिस्टेंस बनेगा 2πr, जितना टाइम लगेगा दैट विल बी टी, तो 2πr/t बनेगा
एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। अगर ये 2πr छोड़ के मतलब एक राउंड छोड़ के बॉडी कोई भी दूसरा एंगल यहाँ पे कवर कर रही है थीटा, तो इस केस में हमें डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, 2r sin थीटा बाई 2, नहीं वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, r इंटू थीटा, फक्त कंडीशन का है थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यानी थीटा जो भी होगा उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगा। एंड एट द एंड जो भी टाइम दिया है हमें, फिर अगर पूरे एक राउंड को कैपिटल T लगता है तो बॉडी अगर कोई भी दूसरा मतलब हाफ है, 1/4 है, 1/3 है, या फिर ये थीटा का जितना भी पार्ट कवर कर रही है, हमें क्या करना पड़ेगा, उतने पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम को। जैसे हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है तो T इंटू 1/2 करना पड़ेगा, 1/4 राउंड कंप्लीट हो रहा है तो T इंटू 1/4 करना पड़ेगा, 3/4 राउंड कंप्लीट हो रहा है तो 3/4 इंटू T करना पड़ेगा। फिर जो भी टाइम आएगा उसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। एंड एट द एंड हमने देखा था कि अगर हमें बोला जाता है कि डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 2t² माइनस 4t प्लस 5 और हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड, उसके लिए हमने स्पीड के टाइप्स देखे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सोडून द्या, इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टैंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, देन टाइम की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए T1 0 लेना पड़ेगा, T2 गिवन टाइम रहेगा, अगर वो टाइम 2, 4, 6, 8 ऐसे बोल रहे तो, लेकिन उन्होंने अगर बोला 3 to 5 में वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालो तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियल T1 2 लेना पड़ेगा, फाइनल T2 3 लेना पड़ेगा, फिर x1 x2 आएंगे, फिर हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 करेंगे, वो डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब बोलो, यहाँ पे आपको अगर बोला है कि सेकंड में स्पीड कितनी होगी, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 40 माइनस 4, तो ये कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड सेकंड की जगह पे अगर बोला जाता है 2 सेकंड तो T1 0 लेंगे, कितना आएगा, फिर S1 आएगा 5 एंड T2 इक्वल्स टू 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 इंटू 2 8 0, कितना आ रहा है, फिर से कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 5 तो एवरेज स्पीड बन गई 0, कळालं। इस तरह से इंस्टंटेनियस एवरेज निकालते हैं। जे सगळं आपण स्पीडसाठी केलं होतं तेच वेलॉसिटी केलं होतं, वेलॉसिटीसाठी केलं होतं। क्या थी वेलॉसिटी, मतलब वेलोसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन, वो एक्सेलरेशन था। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम था, डिनोटेड बाय v, गिवन बाय v इक्वल्स टू s बाई t, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस L1 t माइनस 1, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड था। तो जे डिस्प्लेसमेंटचे रूल्स होते तेच इथं आपण अप्लाय केले, नवीन काही केलेलंच नाही आहे। मतलब यहाँ पे फिर से आपको बोला है कि बॉडी A से लेके B एंड B से लेके C जा रही है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। यहाँ पे बोला है कि A से लेके B तक जाने के लिए 1 घंटा, यहाँ पे भी 1 आवर। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो उसका डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 3 + 2 यानी 5, टाइम लग गया 2, तो कितनी हो गई वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज करके वापस B से लेके C पे आ गई, आते टाइम 2 घंटे लग गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए 2 + 3 5, 5 + 3 8 असं करून चालेल का, फक्त इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन कितना है 2 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 होगा, लेकिन टाइम टोटली लेना पड़ेगा। इथं दिसतो 1 घंटा, हा घेऊन चालत नाही, कारण बॉडी डायरेक्ट आली का फिरून आली, तो क्या होगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, 0.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई वेलोसिटी। एंड अगर बॉडी फिर से B से लेके वापस A पे आती है तो 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल नहीं कर रही है, जैसे ट्रायंगुलर पाथ दिया है A से लेके B, B से लेके C, और यहाँ पे आपको बोला है कि 10 किलोमीटर है, सॉरी 8 किलोमीटर है, एंड ये बोला है कि 6 किलोमीटर है, यहाँ पे जाने के लिए 1 आवर, यहाँ पे जाने के लिए भी 1 आवर, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले एज पर रूल, स्ट्रेट लाइन बिटवीन A एंड C, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम कितना लगा 2, तो 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर हो गया।
वही अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रही है और वहां पे एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो हर बार जब भी राउंड कंप्लीट होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, उसको कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉडी कोई भी पर्टिकुलर ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है जहां पे वो थीटा इतना एंगल डिस्क्राइब करेगी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, परत तोच फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। एंड जो भी टाइम गिवन है, अगर डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्ट टाइम लो, टोटल टाइम जो भी होगा वो कंसीडर करो। एंड अगर पर्टिकुलर किसी राउंड के लिए लेना है तो फिर हमें वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो कैलकुलेट करने की प्रोसेस वही होगी जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम थी। मतलब हाफ राउंड बोला तो जो टोटल टाइम है उसका हाफ लेंगे, 1/4 राउंड बोला तो टोटल टाइम का 1/4 लेंगे, अगर 3/4 टाइम बोला तो कड़ा ना, मतलब टाइम वही से कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगी। एंड एट द एंड हमने देखा था कि अगर बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है 5t² माइनस 10t + 2 और इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन सेम वेलोसिटी के भी 4 टाइप थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टा स्पीड, सॉरी इंस्टा एंड एवरेज। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अभी तक डिस्कस नहीं की है, अब बात रहेगी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। तो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको बोला जाएगा 3rd सेकंड में कैलकुलेट करो, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या होगा डिफरेंशिएशन, 10t - 10 कितनी बनेगी फिर ये 0 वर 20 मीटर पर सेकंड। येडा कर 10 × 3 30, 30 - 10 0 येतं का, काय करतो दुकानामध्ये। नेक्स्ट t = 3 बोला तो क्या करना पड़ेगा, t1 0, t2 3, t1 0 है तो s1 2, t2 3 है तो s2 3², 9 × 5 45 - 30 0, 15 + 2 17, तो ये आ गया 17। फिर से वही एवरेज निकालने के लिए 17 - 2 15 अपॉन 3 - 0 मनमत 0 नाही 3 0 असं म्हटलं होतं आहे ना, म्हणजे 3 पण आणि 0 पण दोन्हीपैकी जे बरोबर असेल ते घेऊन टाका। 15/3 काय कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। कळलं, म्हणजे डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंटला जे होतं तेच रिपिटेशन चालू आहे। त्यामुळे इथं जेवढा वर्क करणार तुम्ही डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड, तेवढा रिमेनिंग टॉपिकसाठी तुम्हाला हेल्प होणार आहे। ठीक आहे, तो आप शुरू करना है डिस्कशन अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मध्ये काय नवीन येणार है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने की यही केसेस होगी, यही प्रोसेस होगी। ठीक है, पूरा पार्ट रिपीटेशन रहेगा। सो देखो होता क्या है, एक्सेलरेशन डिफाइन किया था और एक डिफाइन केलं होतं का, हो म्हणा ना, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए गिवन बाय ए = सांगा ना v2 - v1/t। बट ये v2 - v1/t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dt। क्या लिख सकते हैं, dv/dt। dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dt मतलब किस टाइम में चेंज ऑकर हो रहा है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं d/dt ऑफ v। अभी d/dt मतलब क्या होता है, याला काय म्हणतो आपण, प्लस नहीं म्हणत एडिशन, याला काय म्हणतो आपण, ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है। उसी तरह से d/dt को क्या बोलने को बोला था मैंने, डिफरेंशिएशन। एंड ये है तो इंटीग्रेशन। मतलब हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कर क्या रहे हैं, किसको, वेलोसिटी। कर लो सीक्वेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ गया। कळालं, आता जसं वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया डिस्प्लेसमेंट मिलता था, उसी तरह से एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो संपलं, एवढंच असणार आहे। ठीक आहे, मतलब कि आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय 40² - 40 + 5, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। क्या करेंगे, पहले ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी 8t - 4। अगेन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना आ गया 8। कितने टाइम पे, अगर 4 सेकंड बोला तो
तेच येईल, कारण इथं टीचं फंक्शन आलं का, याचा अर्थ काय होईल, बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। खड़ा लो, अगर आपको बोला है कि वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है इज गिवन बाय टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2, नाउ कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। क्या करना होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा फिर 3t स्क्वायर माइनस 8t, ये कौन है, वेलोसिटी। इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा 6t माइनस 8, टाइम कितना दिया था, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन है। ठीक है, वहीं पे टाइम अगर 2 दिया तो 4, टाइम अगर 3 दिया तो हाँ, टाइम 2 दिया तो कोण म्हटलं ते, अरे येडा वेळा झाला काय, टाइम 2 दिया 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 8 4, टाइम 3 दिया तो 10, टाइम 4 दिया तो 16, टाइम 5 दिया तो 24, टाइम अगर 6 दिया तो 28। वेरी गुड, कळलं, चलो करो कैलकुलेट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, if displacement is a function of time given by x equals to 6t cube plus 2t square plus 5t plus 20, then calculate the acceleration at 4 seconds। व्हेरी गुड, ॲक्सेलरेशन पण आलं नाही, आपल्याला ॲक्सेलरेशन पाहिजे, वेलोसिटी संपली आता। नाही, परत डिफरेंशिएट करायचं, नंतर टीची व्हॅल्यू पुट करायची, डिवाइड नहीं करायचं। देखो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6 इंटू 3 18t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4t प्लस 5, ये क्या बन गई। अब वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा 18 इंटू 2 प्लस 4। अब ये एक्सेलरेशन में t की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 4 144 ना, हाँ 144 प्लस 4 मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो और एक x इक्वल्स टू 20t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 20 क्यूब स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका 60t स्क्वायर माइनस 10t, ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 120t माइनस 10, t कितना है 2, 120 इंटू 2 240 माइनस 10 230 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है एंड उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या होगा। देखो जैसे एक्सेलरेशन आपको दिया है 4t माइनस 2,
और हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। क्या होगा, परत तेज। जब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी और एक बार डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आ रहा था, अब उल्टा करना पड़ेगा। मतलब हम एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, 2t स्क्वायर माइनस 2t। कसं, अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 इंटू टी था, टी की पावर 1 है, 1 + 1 तो 4t स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 मतलब 2, 2t स्क्वायर माइनस 2 था, 2 का इंटीग्रेशन 2t, 4t स्क्वायर सॉरी 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये कौन है, वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये x बनेगा v इंटू डी टी। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अब 4/3t³ माइनस टी स्क्वायर, लिमिट्स क्या होगी 0 से लेके 2 तक। तो पहले t को 2 बोलो, 2³ 8 इंटू 4 32/3, 32/3 माइनस 2 स्क्वायर 4 है, कितना आएगा फिर ये 6.6 मीटर। क्लियर। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक के सारे सॉल्व एंड अनसॉल्व एग्जांपल सबके हो गए, यस नो। ज्यांचे बाकी असतील आज कंप्लीट करा, उसके बाद में एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 पर्यंतचा पार्ट कंप्लीट करा, क्योंकि एक्सेलरेशन कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 के बाद में, तर एकदा कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 पर्यंतचा जो काही पार्टमध्ये डाऊट असेल, प्रॉब्लेम असेल, ते आज क्लियर करून कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तो कंप्लीट कर लो। एंड मॉड्यूल में एक्सेलरेशन रिलेटेड जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस दिए वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आज। ये आपका आज का टास्क होगा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट कायनेमेटिकल इक्वेशंस। मतलब वहाँ पे एक्चुअल कायनेमेटिक्स हमारा शुरू होगा। हे सगळं व्यवस्थित झालं असेल तर कायनेमेटिक्स एकदम इझी वाटेल, आणि इथं जर प्रॉब्लेम असेल तर कायनेमेटिकमध्ये पण प्रॉब्लेम येऊ शकतो। ठीक आहे, हां, इव्हिनिंग रोज असतं। Recording